हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम आज फिजिक्स के वन शॉट रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ पीवाई क्यूज भी रहेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी जो साउंड का पिच होता है ये किस पे, यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये निर्भर करती है। तो ये किस पे डिपेंड्स करती है? ए ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, और बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, एंड सी ऑप्शन है स्पीड, एंड डी ऑप्शन है इंटेंसिटी यानी डेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, है ना। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, तो यहाँ तीव्रता बोल रहा है। एंड स्पीड मतलब चाल, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति बोल रहा है, और एम्पलीट्यूड मतलब आयाम बोल रहा है। तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है, यानी कि आवृत्ति पर करता है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो किस पे डिपेंड्स करता है? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, यानी जो ध्वनि की चाल है वो किस में मैक्सिमम होती है? तो सबसे पहले ध्वनि क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम यानी निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती, तो बिल्कुल वैक्यूम होता, यानी कि निर्वात होता, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। बट क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा? स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी जो ध्वनि की चाल है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम कब होती है, मतलब किस में होती है? तो तीनों में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक किस में होगी? सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, गैस में होगी, यानी ठोस में होगी, द्रव्य में होगी या गैस में होगी? तो बिल्कुल सॉलिड में होगी, है ना, सॉलिड में होगी। सॉलिड बोले तो ठोस में होगी, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं ना। सॉलिड बहुत ज़्यादा पास पास होता है, इसके पार्टिकल एकदम पास पास मिलके बने होते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सोनार भी यूज़, सोनार में हम उपयोग करते हैं, है ना। तो क्या यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स करते हैं, या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स करते हैं, या रेडियो वेव्स करते हैं, या ऑडियल साउंड वेव करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, हिंदी में बात करें तो प्रश्रव्य तरंगे या अवश्रव्य तरंगे, या रेडियो तरंगे, या फिर श्रव्य तरंगे। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा अजीब नेम है, हमको इंग्लिश में ही याद रखना है। एंड अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि प्रश्रव्य तरंगे जो होती हैं हम इसका यूज़ करते हैं सोनार में, है ना। तो आप इसको वो वाला सोनार मत समझ लीजिएगा जो सोना वोना बनाता है ना, यंत्र सोनार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्क इज सेड टू डन व्हेन, यानी कार्य तब कहा जा सकता है जब, यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आया है। कार्य तब कहा जाएगा जब, तो कब कहा जाएगा कार्य? तो ऑप्शन ए कह रहा बल लगाया जाए और विस्थापन हो, केवल विस्थापन हो, या ऑप्शन सी कह रहा केवल बल लगाया जाए, ऑप्शन डी कह रहा ना तो बल और ना ही विस्थापन। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और केवल बल, देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, बल का फॉर्मूला लिखना है ना। तो मतलब कार्य का फॉर्मूला, तो कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी कि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वो जहाँ हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वहाँ पर वो वस्तु विस्थापित हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कि जब बल लगाया जाए और विस्थापन हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कि वर्क इज डन, है ना, यानी कार्य हुआ है। सो आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यानी जिसको हम HP बोलते हैं, ये किसके इक्वल होता है, यही पूछा जा रहा है। तो 746 वॉट, या 742 वॉट, या फिर 1000 वॉट, या फिर 100 वॉट। तो सीधा सा फंडा इसको लर्न करने का है, 7
4-6 वॉट होता है एंड आपको इसका पता ही होगा। एंड ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल अभी तक एग्ज़ामों में अपने यूपीसी नेट में पूछे गए हैं। तो आगे का मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो बिल्कुल अच्छे या बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी जो ध्वनि की लाउडनेस है, तीव्रता है, इसको मापते हैं वॉट में मापते हैं। तो वॉट में क्या मापते हैं, वॉट में पावर यानी शक्ति को मापते हैं। वॉट में तो हम पावर को यानी शक्ति को मापते हैं। और डेसिबल या हर्ट्स तो हम किसको मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। और न्यूटन को हम फोर्स में करते हैं ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, डेसिबल। आपने भी सुना होगा कि जो मतलब साउंड होता है इसको मेजर करते हैं डेसिबल में करते हैं ना, बिल्कुल डेसिबल में करते हैं। एंड आपको भी इसका आंसर पता रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, संवेग को परिभाषित किया जाता है मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुणे वेग, या मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण, या फिर मास इंटू टाइम यानी कि जो फोर्स इंटू टाइम यानी कि जो बल है और समय है उसके गुणनफल को, या वेलोसिटी को ओनली। तो मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी है ना। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो भी आप यहाँ से बिल्कुल कर लेते। और मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये फोर्स का हो जाता है एंड फोर्स इंटू टाइम नहीं होता, वेलोसिटी ओनली होता नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता होगा। आई थिंक इसको अपन 6 से ही लर्न करते आ रहे हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चंस है ना। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। एंड अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट इज, यानी जो दंत चिकित्सक हैं, जो डेंटिस्ट हैं, ये कौन से मिरर यानी दर्पण का यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं, या कॉनकेव मिरर का करते हैं यानी कि उत्तल दर्पण का करते हैं, या अवतल दर्पण का करते हैं, या प्लेन मिरर का करते हैं यानी समतल दर्पण का करते हैं, या फिर किसी का नहीं करते। तो किसी का तो यूज़ करते ही होंगे, तो नन यहाँ नहीं हो सकता। प्लेन मिरर का यूज़ क्यों करेंगे भैया, इन्हीं दोनों में से अपन को करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी कैसी होती है, एंड इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होता है ये नेगेटिव में होता है, एंड ये पॉजिटिव में होता है ना। तो ये आपको लर्न कर लेना रहेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े हिंदी लिखे हैं, तो मैं आपको बताऊं क्या, वायुमंडलीय जल बूंद द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, या ऑप्शन बी, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक को की, देखिए यहाँ गलत हो गया, को विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या ऑप्शन सी, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ देखिए प्रकीर्णन आ गया, स्कैटरिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो प्रकीर्णन की वजह से जो अपना स्काई होता है यानी आसमान होता है ये ब्लू दिखाई देता है। एंड ये क्वेश्चन अपना PY के रह चुका है ना। तो प्रकीर्णन की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। ये तो दूसरे क्वेश्चन की बात होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक को विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की शक्ति होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है या इन्फिनाइट होती है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई होती तो पॉजिटिव होता, और कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो नेगेटिव ऑलवेज होगा, उल्टा होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज, यानी धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है। वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ओम है या फिर मीटर है। तो ओनली मीटर लेंथ को मेजर करता है, लेंथ को यानी जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं लेंथ को। ओम क्या होता है, अपने रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, रेजिस्टेंस यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, या फिर जिसको हम अपने प्रतिरोध भी बोल देते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर में से अपने को करेक्ट करना है। पहले इस क्वेश्चन में मैं वोल्ट मीटर मार के आती थी, बट अब मुझे पता चला कि बिल्कुल एमीटर होता है। इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल एमीटर होता है। धारा को मापने वाला प्रयुक्त यंत्र क्या होता है, बिल्कुल एमीटर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति का SI मात्रक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस। तो जूल होगा, जूल मैंने आपको बताया जूल वर्क का होता है, कार्य का होता है, वर्क का होता है, एनर्जी का होता है, कार्य ऊर्जा का होता है। न्यूटन अपने फोर्स का होता है, मीटर अपने लेंथ का होता है यानी लंबाई का होता है। तो डायोप्टर वो भी किस में, सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में। तो बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्वेश्चन अपना, विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो वस्तु के वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जिसको घर्षण बल बोलते हैं, इससे वृत्तीय गति से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन डी नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हिंदी में अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ, बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, एंड इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभिकेंद्रीय बल। और ये बल क्या होता है दोस्तों कि ये केंद्र की तरफ बल लगाता है। देखिए ऐसे समझ लीजिए कोई गोला है, तो अभिकेंद्रीय बल में संपूर्ण जो बल होता है इसके केंद्र की तरफ लगता है। कोई वस्तु गति कर रहा है गोलाकार पथ पर, तो इस पे जो संपूर्ण बल लगेगा इसके जो है सेंटर पर होगा, यानी कि इसके क्या होगा, सेंटर पर यानी केंद्र पर होगा, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि सेंटर पे सारा फोर्स लगता है यानी केंद्र पर सारा बल लगता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसका फॉर्मूला F=mv²/r होता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना चाहिए, F=mv²/r। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फैन में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से दोस्तों, तो ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब, एंड ऑप्शन बी कह रहा है इलेक्ट्रिक फैन यानी विद्युत पंखा, और जनरेटर या ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जब ऊष्मा प्रवाह होगा तो ही बल्ब जलेगा, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान किस रूप में गुजरता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस किरणों के रूप में ध्वनि गुजरता है, बिल्कुल नहीं। तरंगों के रूप में
या एनर्जी के रूप में या फिर लाइट के रूप में। तो बिल्कुल एनर्जी यानी जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा के रूप में बिल्कुल ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में गुजरता है ना। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, एनर्जी ही होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु एक साधारण गति में गति कर रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ वस्तु में कार्य बल का परिमाण होगा। तो फोर्स पूछा जा रहा है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो सीधा यहाँ पर जो m है 5 kg दिया गया है, तो बिल्कुल 5 रखेंगे। एंड 10 मीटर प्रति सेकंड यानी एक्सेलरेशन कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 10 दिया गया, तो बिल्कुल 5 इंटू इतना एंड यहाँ 15 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ये ऑप्शंस नहीं होंगे। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत है। एक क्लास में लाऊंगी जिसमें मैं ओनली अपने 11th और 12th के पूरे फार्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूले लाऊंगी। जो जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछते वो फार्मूले नहीं लाऊंगी, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक बने हैं वो फार्मूले मैं चूज़ करके लाऊंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू 330 केल्विन विच इज इक्वल टू, यानी जो मोम जो है मोम का गलनांक 330 केल्विन जो है ये किसके बराबर है। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमको मान दे रखा है एंड हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस में हमको निकालने के लिए 273 हम ऐड करते थे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम कितना करते थे, 273 ऐड करते थे। बट हमको केल्विन में दिया गया डिग्री सेल्सियस में करना है, तो हमको यहाँ से 273 मतलब माइनस करना होगा। 273 यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा एंड यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो 57 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बी करेक्ट होगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं होगा, माइनस का साइन यहाँ से नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में, हम जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो हम 273 हमेशा ऐड करते हैं ना। जब केल्विन में चेंज करना रहता है तो हम 273 ऐड कर देते हैं एंड जब डिग्री सेल्सियस में करना है तो हम केल्विन से 273 को माइनस कर देते हैं, तो बिल्कुल अपना आंसर मिल जाता है। तो यहाँ से भी जैसे मिला मुझे, मैंने क्या किया कि 330 केल्विन में से 273 माइनस किया, तो मुझे डिग्री सेल्सियस में मान मिला 57 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रो इज कॉल्ड, किसी भी दो क्रमागत सुरंग अथवा गर्त के बीच की दूरी। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर एंड ऐसे जो है रेखाएं होती हैं, वेव होते हैं, यानी जो तरंगे होती हैं गमन करती हैं। तो सुरंग और गर्त की बात यहाँ हो रही है। तो सुरंग ये होता है और गर्त ये होता है ना, ऊपर वाला सुरंग होता है, नीचे वाला गर्त होता है। तो इनके बीच जो गैप होता है, इनके बीच जो दूरी है दोस्तों, ये क्या कहलाती, यही पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कहलाती है, पीरियड कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, डिफरेंस कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, अवधि या समय अवधि, या वेवलेंथ बोले तो तरंग की जो लेंथ है ना, तरंग की जो लेंथ है वो बोली जाएगी, या डिफरेंस बोला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, इसको तरंग धैर्य भी बोलते हैं, तरंग धैर्य जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो सुरंग और गर्त के बीच की दूरी हमेशा तरंग धैर्य होती है, यानी कि क्या होती है, लैम्डा से जिसको डिनोट करते हैं, तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अदिश राशि पूछी जा रही है जिसमें दिशा नहीं होती, ओनली क्या कहते हैं उसको, परिमाण होता है ना,
ओनली। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं, स्पीड स्पीड क्या है अपना, वेक्टर है, क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? तो स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो स्पीड यहाँ करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट तो अपना वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा मतलब आंसर पता चला एक का, और 3 और क्वेश्चंस बन गए, जैसे कि 3 आपको याद हो गए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पॉइंट एट विच ऑल डेज कन्वर्स इज टर्म एज, तो क्या कह रहा, वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरण करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो जैसे लेंस ले लिया या फिर हमने कोई दर्पण मिरर ले लिया, तो कौन सी बिंदु है जिसपे सभी क्या करते हैं, बिंदु जो है वो करते हैं, अभिसरण करते हैं ना, अभिसरण। तो बिल्कुल फोकस बिंदु होगा, फॉक्स बिंदु लिखा गया, फोकस बिंदु होगा, फोकस केंद्र नहीं होगा, अभिसारी केंद्र नहीं होगा, अभिसारी बिंदु नहीं होगा, बिल्कुल फोकस से ही होकर गुजरती हैं सब कुछ, तो बिल्कुल फोकस ही होगा। एंड ये आज के क्वेश्चंस थे।